हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीपीएससी शिक्षक 2.0 ये 2.0 जो भर्ती है आपका, ये 6 to 8 के लिए मैं आज बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट जो इस बार टीचर बनना चाह रहे हैं वो मैथ से हो या साइंस वाले हो, तो साइंस वाले टीचर या मैथ वाले टीचर हैं उनके लिए स्पेशली क्या है और खासकर मैथ में क्या पढ़ना है आपको। मैथ के बारे में आज हम बताएंगे कि मैथ में आपको क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। आप जानते हैं ये बुक है एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, यही बुक चलती है अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में। इसका मतलब सीधा है कि आपको यही किताबें पढ़ानी है। यह किताब 10वें क्लास की है, मैं इसलिए बता रहा हूं 10वें क्लास की बुक, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है 6 से 8 तक के जो सिलेबस, उसमें से कुछ ही सिलेबस जाके बढ़ जाते हैं, कुछ टॉपिक बढ़ जाते हैं 10th में, बाकी पढ़ना सब आपको यही है। और एग्जाम का जो स्तर होगा वो 6ठा क्लास के क्वेश्चन का स्तर नहीं होगा। बात आए समझ में? इसीलिए अगर मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो 10th लेवल तक का मैथ आपको आना चाहिए। अगर 10th लेवल का मैथ आपको आता है तभी आप 6 to 8 वाले एग्जाम को पास करेंगे, ये बात जान लीजिए आप। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, आप जैसा कि सब कुछ जानते हैं, मैं इसमें विशेष आज बात करने वाला हूं कि पढ़ने वाले कैसे हैं, किस तरीके से हम इसको कवर कर पाएंगे। तो एक छोटा सा जानकारी तो पहले मैं दे दूं कि 2 घंटा 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा परीक्षा हॉल में। 2 घंटा 30 मिनट ये आपका समय होगा और आपको पता है कि 150 प्रश्न होंगे, जो 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नो नेगेटिव है, इस बार नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव इस बार नहीं है। चलिए, अब 150 अंक पूछे जाएंगे, इसमें पूछे जाएंगे 30 + 40 + 80, इस तरह से अंक हैं। 30 क्या है जी? 30 में आपका हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश आपका इसमें 8 गो और 22 प्रश्न जो होंगे वो आपके हिंदी के होंगे, यानी हिंदी से 22 प्रश्न, इंग्लिश से 8 प्रश्न। 9 प्रश्न 9 अंक, यानी 22 अंक हो गया, 8 अंक हो गया, क्योंकि एक प्रश्न 1 अंक का। 9 अंक अनिवार्य है, लाना अनिवार्य है। अगर आपने 9 अंक से कम लाया तो आपका बाकी जो पेपर वो चेक नहीं होगा। आपको एक ही बुकलेट दिया जाएगा और एक ही दिन में एग्जाम होगा। एक बुकलेट दिया जाएगा जिसमें ये टोटल 150 अंक के 150 प्रश्न रहेंगे। 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंक हो गए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, जिसमें सबसे पहला एक भाग होगा जो 30 नंबर का। ये 30 नंबर का जो भाग होगा भैया, उसमें हिंदी होगा 22 नंबर का और इंग्लिश होगा 8 नंबर का। ये दोनों से मिलाकर आप 9 नंबर अगर ले आते हैं, चाहे आप केवल हिंदी से ले आइए, केवल इंग्लिश से तो आएगा नहीं क्योंकि 8 नंबर का ही है, तो हिंदी भी पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, कोई बच्चा चाहे तो केवल हिंदी से ही 22 में से 9 ला सकता है। ये कम से कम 9 नंबर लाना जरूरी है। इस नंबर से मेरिट नहीं बनेगा, ये आगे नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसमें 9 नंबर चाहिए। अब जो 40 नंबर का है, ये 40 नंबर सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का क्या मतलब हुआ? जो हम लोग ना जनरल कंपटीशन के एग्जाम में तैयारी करते हैं, जिसमें पढ़ते हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सब जो पढ़ते हैं ये हो जाएगा आपके 40 नंबर में। और बाकी जो 80 प्रश्न है, इस 80 प्रश्न के 2 पार्ट कर लीजिए। फिर 40 प्रश्न आपके मैथ्स के होंगे स्पेशल, 40 प्रश्न किसके होंगे? मैथ्स के होंगे, और 40 प्रश्न होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये आप बन गए अब साइंस वाले टीचर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यानी 6 to 8 के लिए अगर आपको टीचर बनना है
तो यही बात है, और यह बात मुझे उम्मीद है कि बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम बताने वाले हैं कि मैथ तो इस 40 प्रश्न में भी रहेगा कुछ ना कुछ, और मैथ यहां तो 40 पक्का है आपका, 80 में 40-40। आपको एक ही बुकलेट मिलेगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 2.5 घंटे में इस सबको 150 प्रश्न में से आप जितना बना सकते हैं बनाइए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 9 अंक इसमें जरूर लाइएगा। और कोई बच्चा अगर चाहे, अब सोचेगा कि केवल 9 गो बनाकर निकल लेंगे, समय कम पड़ेगा, तो नहीं। अगर आप 9 गो बनाओगे, अब मान लीजिए वो 9 सही नहीं हुआ, तब तो कोशिश करना है कि इस 30 प्रश्न में से कोशिश करना है जितना ज्यादा बन जाए उतनी अच्छी बात है। इसको तो जरूर बनाना है, उसमें से कुछ कम बने तो चलेगा, क्योंकि मेरिट बनेगा तो हो सकता है कट ऑफ इससे ऊपर नीचे जाए, लेकिन ये तो चाहिए ही। कट ऑफ मान लीजिए चला या 30, सपोज करिए कि 50 नंबर पर पास हो गए, इसमें आपका 8 नंबर है और उसमें ले ले हैं आप 70 नंबर, तब भी आप पास नहीं होंगे। तो 9 नंबर इसमें जरूर लाना है। अब फालतू बात नहीं करेंगे, अब बात आते हैं हम सीधा। बाकी आप सब जानते हैं कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। हम सीधे आते हैं कि आपको पढ़ना होगा कैसे और क्या है आपके सिलेबस में। देखिए, आप सबको पता होगा भैया, आप सबको पता होगा, यही बुकें जो है अपने स्कूल में चलती हैं। तो ये जो शिक्षक बहाली इसलिए हो रहा है कि ये बुक आप पढ़ा सके। आप जब जाएंगे पढ़ाने तो आपके लिए मैथ का जो चैप्टर है उस बुक में ये है, और यही आपको पढ़ना भी है, यही सिलेबस है। क्योंकि पीछे जो बीपीएससी का टीचर का एग्जाम जो पहला हुआ उसमें आपने देखा होगा, कहा भी गया था एनसीईआरटी से पूछेगा, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए थे। जैसे पहला है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के बारे में क्या क्या है। एक तो पहले उसकी भूमिका है, यूक्लिड का विभाजन परिमेय क्या है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय है, अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण है, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण है, फिर सारांश है। फिर बहुपद में पढ़ना है। ऐसे आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप अलजेब्रा जब पढ़ते हैं उस समय ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यंक का गुणक में संबंध, बहुपद के विभाजन, एल्गोरिथम, सारांश। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे ये इसमें तो सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो मैं क्वेश्चन का प्रकार भी बताऊंगी कि क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन कैसे बनेगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये तीसरा चैप्टर हो गया। इसी तरह से द्विघात समीकरण, ये चौथा चैप्टर हो गया। और इसमें ये सब टाइप है कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण हल, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, मूलों की प्रकृति, सारांश। तो ये सब टाइप हो गया। 5वां में देखिए समांतर श्रेणी पढ़ना है, 6ठा त्रिभुज पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। अब उसके बाद त्रिकोणमिति, उसका परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस, देखिए ऊंचाई और दूरी। इस बार भी बीपीएससी में आपको ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा था। वृत्त के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और वृत्त के बारे में ये सारी चीजें। अब ये वृत्त के प्रकार है, वृत्त के बारे में केवल अच्छा से एक बार पढ़ लेना है। वृत्त के क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल परिमाप पर आ जाएंगे। वृत्त का परिमाप, क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के संयोजन, क्षेत्रफल, यही चीजें हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आप जानते हैं, आपको पढ़ना है। बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, इनके बारे में पढ़ना है। वो सारी चीजें यहाँ पर। सांख्यिकी जो आप बारंबारता, माध्यिका, बहुलक, ये सारे पढ़ते हैं, वो सारे हैं। प्रायिकता, और बस यहाँ तक खत्म। 15 गो चैप्टर है। अब बताओ 15 गो चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे? 15 गो चैप्टर 30 दिन में पढ़ जाओगे? आप ही बताओ। आप हर विद्यार्थी इसमें से मैट्रिक का परीक्षा जरूर दिए थे, और लास्ट में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, क्रैश कोर्स कैसे करते हैं, कैसे 15 चैप्टर को 15 दिन में रगड़ देंगे। 15 चैप्टर अगर 15 दिन में नहीं रगड़ाता है तो 15 चैप्टर को 2 दिन ले लीजिए, हर चैप्टर का 2 दिन, 30 दिन का ही खुराक है जी। 30 दिन के बाद एक भी खुराक लेने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक को 2 दिन पढ़िए, 4-4 घंटा पढ़िए जी, 4-4 घंटा, 4 घंटा पढ़िए। केवल मैथ को 4 घंटा आज और 4 घंटा कल, 8 घंटा में कोई भी कितना बड़ा चैप्टर होगा उसका अच्छा नॉलेज आप ले लेंगे। अब देखिए मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूं। जैसे देखो, पहले वास्तविक संख्या में क्या है, तो वास्तविक संख्या में एलसीएम एचसीएफ से संबंधित सवाल होंगे। तो ये जो सवाल दिया गया, जैसे
देखो HCF है 6, 72, 120, ये सभी एग्जाम्पल में इसी किताब में दिया गया है। तो कहता है तीनों संख्या का संबंध, तो सबसे बड़ी घात है जो तीनों संख्या का संबंध, ये बताया है कि एलसीएम कैसे बनाया जाएगा, वो सारी चीजें हैं। ये देखिए HCF एलसीएम गुणनफल के बराबर कहता है, ये सब अर्थात तीन संख्या गुणनफल उनके HCF एलसीएम गुणनफल के बराबर नहीं होता है। ये अलग अलग कुछ बातें दे दिया गया है जो समझा दिया गया है। मतलब आप ये समझ लो एलसीएम HCF आप तब पढ़े हैं ना, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एलसीएम HCF से सवाल होंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, गुणनखंड तोड़ना है और गुना में लिखना है। जैसे अगर 15 है तो 3 गुना 5, इसका ये मतलब हुआ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF एलसीएम ज्ञात करें। अब इसका एलसीएम HCF निकालना है, यानी 12 को आप 3 चौके 12, 15 को 3 पचे 15, 21 को 3 सत्ते 21 और एलसीएम HCF। तो वो गुणनखंड विधि कहेगा या नहीं कहेगा, आपको एलसीएम बताना, HCF बताना, आप कोनो विधि से बताइए। बात है समझ में? तो ऐसे किए जाएंगे। अब ये देखो सवाल है, अब सवाल देखो, इस 7वां ही देख लो, एक प्यारा सा सवाल। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो प्रस्थान बिंदु पर वापस मिलेंगे। अब ऐसे सवाल आप जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं जी? कोई वृत्ताकार पथ पर, मैं कलर दूसरा ले लूं कि सब पर चले। हाँ, एक वृत्ताकार पथ पर कोई आदमी यहां से दौड़ता है और एक चक्कर लगाने में एक को 18 मिनट लगता है, दूसरा को 12 मिनट लगता है। तो क्या करना है, इसका एलसीएम ले लोगे। तो कहता है, क्योंकि कहा यहां से मान लीजिए एगो 18 मिनट लगता है, एगो को 12 मिनट लगता है, तो दौड़ते दौड़ते इसी प्रस्थान बिंदु पर कितना देर बाद आपस में मिलेगा। तो आपको 18 और 12 का एलसीएम ही तो लेना है। आप तो जानबे करते हैं 2 से 2 नमा 18, 2 6 के 12, 3 से लगाओगे 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 लगाओगे ना, 2 तिहाई 6, 6 3 18, 18 दूना कितना 36, 36 को ये दोनों काटिए देगा तो 36 मिनट के बाद फिर उसी प्रस्थान बिंदु पर वापस में मिल जाएंगे। बाकी ट्रिक है बनाने का इसका कि 18 और 12 का एलसीएम बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या 18 को पकड़ते हैं और 18 को 12 से कटवाएंगे, नहीं काटेगा तो 18 को दुगना कर देंगे, 18 दूना 36 को काट देगा तो 18 हो गया। तो ऐसे अब देखो यहां पर परिमेय अपरिमेय संख्या आपको पता है सब, √2, √3, √5, √p एक परिमेय संख्या है। p मतलब क्या, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं बनता है, वो सब आपको परिमेय संख्या है। तो जब हम आपको पढ़ाते हैं तो शुरू में आपने देखा होगा, यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ी है, काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या। सबसे पहले तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या होता है, सम्मिश्र संख्या के 2 पार्ट निकल के आए। अब जो बचा इधर वास्तविक संख्या के बारे में ही तो हम लोग पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ये सब होते हैं। तो परिमेय संख्या जैसे अब मान लो कि √16 है तो ये परिमेय है, क्योंकि बाहर में आ गया 4 और 4/1 लिख सकते हैं p/q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय है। सिर्फ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, हाँ यहाँ 1 है 0 नहीं है, तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। लेकिन √2 है, √3 है, √5 है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आ सकता, इसलिए इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब मान लो अगर 1.4 है तो ये तो पूरा पूरा है 1.4, तो इसको आप 14/10 लिख सकते, ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √5 का मान 2.1 और अनंत तक आता है, उसकी वो लिमिट नहीं है, इसीलिए हम नहीं लिख सकते बट्टा में उसको। तो ये परिमेय संख्या। अब यही परिमेय अपरिमेय संख्या का एक बार जानना है सीधा, ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या। तो ये नहीं कहेगा आपसे एग्जाम में, ये नहीं कहेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, ये सिद्ध कीजिए, ये नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, और ये सिद्ध करने की बात हो गई तो सब्जेक्टिव हो गया। हाँ, आपसे ये पूछेगा √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, या आपको दे देगा कि निम्न में से कौन सी परिमेय अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन दे देगा इस तरह से। बात समझे कि नहीं? अब मान लीजिए एक पाई है, तो पाई क्या है, पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, और 22/7 परिमेय है, 22/7 परिमेय है। ये ऐसा इसलिए कि पाई का जो मान होता है वो होता है 3 होता है, और ये भाग लगते जाता है, लगते जाता है। जैसे इसी में भाग लगाइए, 7 या 21, शेष बचा कितना 1, 1 पर 0 10, तो 7 × 7, फिर आगे भाग लगेगा 7 × 4 = 28,
ऐसे भाग लगते लगते अनंत तक जाता है, ये रुक नहीं रहा है। इसलिए आप इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे? मान लीजिए हमने लिख दिया 314, अब बट्टा में एक पर कितना जीरो दूं मैं, कितना अंक के बाद दशमलव है, कैसे पता चलेगा? इसलिए p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए p एक अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है पाई। बात समझे कि नहीं? और 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q का रूप में है। ये 22/7 जो होता है p का लगभग मान होता है, ये पूरा मान नहीं होता है। तो आपको एग्जाम में ऐसे देगा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। मान लो एक ऑप्शन दे दिया 2√5, ऑप्शन बी दे दिया √81, अब रूट एक ऑप्शन सी दे दिया कुछ भी 3.114,5। अब देखो इसी में हमें बताओ 2√5 एक अपरिमेय होगा, क्योंकि √5 का जो मान आएगा 2.1 समथिंग डॉट 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 अनंत तक, उसको 2 से गुना करेंगे तो उसका डबल अनंत तक जाएगा, तो ये अपरिमेय हो गया। √81 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 9 आ जाएगा। और ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका अंत पता है कि बट्टा में कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4, यानी 1 पर 4 जीरो आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो p/q के रूप में हो गया। तो सवाल ये नहीं पूछेगा आपसे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। अब ये देखिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब कहता है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित में से संख्याएं अपरिमेय है। देखो सिद्ध कीजिए, देखिए आपको कह दिया भी गया है कि एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पूछ लेता है, आप पूछा भी है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, तो ये नहीं पूछेगा कि सिद्ध करना है, वहां बोलेगा कि अपरिमेय कौन है। तो 1/√2 ये अपरिमेय है, ये है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। बात है समझ में? हाँ, आपसे ऐसा पूछ सकता है कि जरा बताइए कि 2 परिमेय संख्या, या कह देगा कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, ऐसे पूछ देगा। कह देगा कि 2 परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, ऑप्शन दे देगा अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय दोनों, ऐसा ऑप्शन देगा। तो देखिए एक अपरिमेय संख्या √5, दूसरा अपरिमेय संख्या √5, अगर इस दोनों को गुना किया जाए तो 25, और ये आया 5, यह परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। ये दोनों अपरिमेय था, लेकिन समान अपरिमेय था। समान अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या आएगा। लेकिन अगर इसी का योगफल होता √5 प्लस √5, तो ये 2√5 होता। 2 अपरिमेय संख्या का योगफल, 2 अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या ही हुआ। बात आए समझ में? और इसका अगर भागफल भी कहते समान रहता, अच्छा उसमें भी समान असमान के ना। अब मान लीजिए एक √5 है, एक √3 है, इसका गुना करेंगे तो √3 दूना 6 होगा, और 6 का वर्गमूल पूरा नहीं बनेगा, तो ये परिमेय नहीं हुआ, ये भी अपरिमेय हुआ। तो 2 असमान अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होगा, 2 समान परिमेय संख्या का गुणनफल समान परिमेय संख्या रहेगा। मान लीजिए समान परिमेय संख्या रहेगा, तो इसका गुणनफल जो है आएगा हमारा परिमेय संख्या। समझ गए? तो ये सब बात, ऐसे बात पूछा जाएगा। अब देखो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कह देगा निम्नलिखित परिमेय संख्या पर विचार करिए। ये सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या इसलिए कि 375 बटा हम इसको 3 अंक बाद दशमलव 1000 लिख सकते हैं, ये p/q के रूप में हो गया, ये परिमेय है। इसको हम 104 अब बट्टा 100 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। ये सबको चूंकि अनलिमिटेड नहीं ना है, अनंत तक नहीं, ऐसी में डॉट 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 लगा देते तब यह अपरिमेय हो जाता, क्योंकि फिर बट्टा में हम नहीं लिख सकते, कितना डिजिट लिखे ये नहीं पता। अब देखिए कुछ पहचान है इनकी। किसी भी संख्या कोई भी भिन्न होता है, कोई भी भिन्न, वो एग्जाम्पल समझा गया आपके बुक में है 9th 10th में। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, लेकिन आपको बहुत बेहतरीन चीजें पढ़ा रहा हूं और बता रहा हूं कि आपके जो एग्जाम में सवाल आते हैं, पिछली बार आए हैं, वो आपके जो सरकारी स्कूल में किताब है ना NCERT का, उसी से सवाल है जी। सुनो, हाँ तरीका पूछने का अलग होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अलग अलग चीजें होती है, वहां सब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे। अब देखो ये 3/8, एक बात समझ लो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, इसके बट्टा में 2 की फैमिली वाला या 5 की फैमिली का कोई भी है, इसके और इसके परिवार का कोई भी आता है, तो वो ना
शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव का मतलब कट जाना। जैसे जैसे मान लो ये 3.5 लिखे तो ये शांत दशमलव संख्या हुआ। अगर मैंने 0.182 लिखा ये शांत हुआ, लेकिन 0.17314 डॉट डॉट लिखा ये अशांत दशमलव हुआ, अशांत दशमलव हुआ। 0.333333 डॉट डॉट जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, ये भी अशांत दशमलव हुआ। लेकिन इसको आप इस पे बार लगा सकते हो, इसको अशांत आवृत्ति दशमलव कहा जाता है। इस पर आवृत्ति माने रैकरिंग आ गया, बार लग गया, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या कहा जाएगा। इसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव। ये शांत दशमलव है, दशमलव। इसको क्या कहते हैं? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। इसको क्या कह सकते हैं? अशांत, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति दशमलव। एक होता है अशांत अनावृत्ति, मतलब जैसे मान लो 0.112176401 डॉट डॉट डॉट। अब इस पर आप बार नहीं लगा सकते, ये एक ही तरह के संख्या बार बार जा रहा था इसलिए बार लगा दिया। बार का मतलब आवृत्ति। तो ये अशांत भी था लेकिन आवृत्ति आ गया तो अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। लेकिन इस पर देखो कौन कौन संख्या छिड़िया रहा है जी, पते नहीं चल रहा है। 1 था, 2 था, 764018। अगला कौन है नहीं पता, तो इस पर बार लगेगा ही नहीं। तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, इससे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। आइए, तो किसी के भी बट्टा में सुन लो, अगर कोई भी संख्या उसके बट्टा में 2 की फैमिली वाला, 5 की फैमिली वाला, इसमें 2 और 5 की फैमिली वाला है, क्योंकि 16 5 80 होता है। 16 2 की फैमिली का है ना, 16 2 के दादा परदादा होगा। और देखो 625 में 5 की फैमिली वाला है, 5 की पावर 4 है। तो ये सब शांत दशमलव होता है, ये अनंत तक नहीं जा सकता है भाग देने पर, ये कभी अनंत तक नहीं जा सकता है। बात है समझ में? यानी अगर आपको लिख दिया मैंने 43 अब बट्टा दे दिया 125 और मैंने पूछ दिया कि बताओ ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव, आप इसे कहेंगे सर ई तो 5 के फैमिली आ गया बट्टा में, शांत दशमलव होगा, इस शांत दशमलव होगा। और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ ले रहेगा ये सब बात, वो क्या करेगा? वहां क्या करेगा? वहां इसको भाग लगा के चेक करेगा। नहीं, यही आपका सिलेबस में है जी मैथ में। अब देखो, अगर मान लो अशांत दशमलव कब होता है इसमें और बता देता हूं। अगर किसी के बट्टा में 3 की फैमिली आ जाए या 7 की फैमिली आ जाए, उस भिन्न का न्यूनतम मान रहे, वो भिन्न सबसे न्यूनतम रहे, और उसके बट्टा में 3 की फैमिली या 7 की फैमिली है तो अशांत दशमलव। जैसे मान लो 2 के बट्टा में 3 आएगा तो ये अशांत दशमलव में आएगा, अशांत दशमलव कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाग लगाइए, दशमलव दीजिएगा 20, 3 छके 18 शेष 2, 3 छके 18 शेष 2, फिर 3 छके 18 शेष 2। अब भाग लगाते जाइए ना जी, 2 में 3 से भाग लगाइए, कैसे दीजिएगा? यहाँ 0 दीजिएगा ना, 3 छके 18 शेष 2 हुआ ना, दशमलव दिए हैं तो 0, 3 छके 18 शेष 2 फिर आया ना। आप भाग देते चले जाएंगे, ऐसे ही आते रहेगा। तो बोलिए 0.666 अशांत दशमलव हुआ कि नहीं? और इसको एक बात, अशांत दशमलव तो है ही, अशांत आवर्ती दशमलव भी कह सकते इसको, क्योंकि इस पर आवृत्ति लगेगा, इस पर आवृत्ति लगेगा, यह बात है। अब सुनिए, अब किसी के बट्टा में अगर 3 या 7 आता है तो वो अशांत वाला में चला जाता है। सुनिए, अब यहां पर क्या है, अब ये देख लीजिए क्या पूछ दिया, आपसे पूछ दिया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। बिना लंबी प्रक्रिया के, बिना भाग दिए आपको बताना है कि क्या होगा। आपके किताब में है, मास्टर बनिएगा यह पढ़ाना है वहां जाके, तो पहले सीख लीजिए। तो अब देखो ये 31 25 वाला, यानी कि 5 के पावर ही 6, देखो 5 के पावर 6 होगा, 5 के पावर 4 625, आप जानते हैं 5 के पावर 4 कितना होता है 625, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 31 25। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के फैमिली वाला है तो ये शांत दशमलव है। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? तो ये शांत, आपको देख के पता चल गया ये शांत। ई भाई बट्टा में अगर 2 के फैमिली
या 5 के फैमिली का कोई है, दादा परदादा छरदादा कुछ भी है, तो शांत कर देगा वो। तो इसमें बट्टा में तो 2 का क्यों है, 2 के फैमिली का है, शांत है, ये शांत है, ये भी शांत है जी, शांत दशमलव, बिना भाग दिए पता कर सकते हैं। 455, तो 455 को क्या आप 4 5 5 इसको फैक्टर अगर तोड़ते हैं, इसको काटा पीटी कीजिए, काटा पीटी कीजिए तो पता चलेगा। अगर छोटा हो सकता है तो करिए, 5 5 10 और 4 14, तो ये छोटा नहीं होगा, 5 5 10 और 4 14, ये काटेंगे तो ये कटबे नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि 455 को अगर हम 5 से भाग लगाते हैं तो 5 से भाग लगाने पर क्या होगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 सते 91। इसका मतलब इसके बट्टा में ना, बट्टा में 7 भी है और 13 भी है, तो अगर ऐसा है तो ये अशांत हो जाएगा। अगर बट्टा में 7 आ गया तो भी, 5 है फिर भी, तो इसमें क्या होगा, कुछ पर बार शुरू में नहीं लगेगा और कुछ डिजिट पर बार लग जाएगा, लेकिन वो अशांत हो जाएगा। इस 1600 है तो खाली 2 और 5 होगा, क्योंकि 16 इधर कर दीजिए और 100 उधर कर दीजिए, 16 गुना 100, इसमें 2 5 है, 2 बला है, तो ये शांत दशमलव है। ऐसे ही आपको चेक करना है। अब बताइए 343 7 का क्यू होता है, तो ऊपर 29 है, नीचे 7 का क्यू है। अगर नीचे में किसी के 3 7 और 11 का फैमिली है तो अशांत हो जाएगा। किसी के बट्टा में 3 7 11 है तो अशांत, कोई भी संख्या के बट्टा में, और हाँ लेकिन वो मिनिमम मान होना चाहिए काटा पीटी करके। और किसी के बट्टा में, किसी संख्या के बट्टा में 2 का फैमिली या 5 का फैमिली का, इस परिवार का कोई होगा, इस परिवार का कोई होगा, तो उस शांत हो जाएगा, उस शांत दशमलव होता है, ये बात होती है। अब बताइए 7 का क्यों है, तो ये अशांत कर देगा, इस फैमिली का है, अशांत वाला फैमिली से। ये 2 और 5 में है तो शांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा जी, ये शांत हो गया, ये क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत हो गया। अब समझ गए। अब देखो इसमें 2 5 7 दोनों फैमिली, अगर 7 के फैमिली वाला आ गया, अब इसको काट के देखिए, 7 के 129 9 2 11 1 12, ये कटेगा नहीं, इस 7 के फैमिली वाला भी इसमें है, इसका मतलब है कि ये अशांत है। ये देखो 3 5 15, 3 5 15, 5 तो ठीक है इस फैमिली का, लेकिन अगर 3 भी आ गया, एको गो अशांत वाला घुस गया तो इसको अशांत करेगा। लेकिन इसको काट के देखते हैं, देखो इसको अगर छोटा होता है तो छोटा करो पहले, इसका मिनिमम मान पता रहना चाहिए। तो 3 दूना 6, 3 5 15, देखने से लग रहा था कि अशांत, लेकिन ये शांत है। शांत क्यों हो गया, क्योंकि काटा पीटी करके नीचे केवल 5 बचा, नीचे क्या बचा, 5 बचा। मैंने 3 से काटा 2 बार में, 3 से काटा 5 बार में, तो 5 हुआ, शांत परिवार में का है। बात आया समझ में। अब 50 है तो दोस्त इसको काटो पहले, तो काटोगे तो 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में, तो 2 और 5 का ही फैमिली है ना नीचे, अब छोटा नहीं हो सकता, 7 और बट्टा 10 को अब नहीं काट सकते हैं, तो 2 और 5 है, यानी शांत परिवार का है। ऐसे अब यहां पर काट के देखिए, ये क्या है, बिना बड़ा प्रोसेस के हम लोग निकाल सकते हैं। 7 से ऊपर 11 बार में, नीचा 30 बार में, तो ये क्या हो गया, 3 दहाई 30 हो गया। अशांत फैमिली का है, ये किस फैमिली का है, अशांत। क्यों, क्योंकि बट्टा में एगो 3 आ गया। अगर 3 आ गया, अशांत परिवार का कोई बच गया है नीचे बट्टा में, काटने के बाद सबसे छोटा भिन्न को चेक करना होता है। अगर नीचे में 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो अशांत है। चलिए अब देखिए, अब ऐसे पूछे गए, देखिए आपको क्या पूछे गए हैं। अब ये देखो, इस बार बीपीएससी के एग्जाम में आपको पूछा गया था, आपको ये देगा, ऐसे ये क्वेश्चन उठ के आया था जी, कि इतना को इतना से भाग दिया जाए तो पूछ देगा शेषफल क्या होगा। वहां नहीं कहता है कि आप भाग हमको दीजिए, सीधे कहेगा कि इसमें इससे भाग देने पर शेषफल क्या होगा, भागफल क्या होगा, या कितना बार में यह विभाजित होगा, यानी भागफल पूछा गया। इसका मतलब ये भाग देना है, तो आप इससे भाग देते हैं, इससे भाग देते हैं, तो आपको यहां देखिए यही भाग दिया गया है, यही बात तो है। यानी यहां पर 3x² प्लस x² प्लस 2x था, इधर भी 3 पद था, 3 पद इसमें से ले लिए। हमने सिर्फ 3x से पहली बार गुना किया। क्यों गुना किया, क्योंकि 3x क्यों था, अगर गुना करते हैं तो 3x को x² में 3x से तो 3x क्यू हो जाएगा, फिर 2x से 3x में तो 3 दूना 6x² हो जाएगा, फिर 3x से 1 में
तो 3x होगा। अब घटा दिया तो ये घट गया, घट के इतना आया, फिर +5 हुआ। अब क्या हुआ, सिर्फ -5 से इसको गुना कर दिया, चूंकि इसको घटाना है तो -5 से कर दिया, तो -5 से किए तो ये चीजें आ गई और खत्म होकर लास्ट में 9x + 10 हो गया। यही तो बात है, ये चीजें आपको सीख के जाना होगा। देखो कुछ भी पढ़ो, आपको ये सब चीज पढ़ के जाना होगा, पढ़ के जाना होगा, समीकरण को पढ़ के जाना होगा। ये सब समीकरण 9th 10th में आपने हल किया है। जो लोग 9th 10th पढ़ लिए हैं उनको तो ये सब कुछ नहीं है जी। कुछ है आपके लिए, कुछ है। x + y का मान 14, x - y का मान 4 दे दिया है। इसमें कहता है निम्नलिखित निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हल कीजिएगा मतलब इसमें x y का मान बताना है। आप ये सब जानते हैं। अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का मान 14, अंतर 4, x का मान निकालना है 14 4 18, 18 को 2 से भाग 9, 14 में से 4 घटाइए कितना 10, 10 को 2 से भाग तो 5, ये x का मान 9, y का मान 5 आप कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी सबको बैलेंस करके भी तो हल करते हैं। अब देखो एक बात और बताना चाहूंगा। देखो अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु यानी एवरेज एज वाला पढ़ के जाना होगा, एज प्रॉब्लम पढ़ के जाना, भिन्न पढ़ के जाना होगा। देखो अब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ के जाना होगा। भिन्न देखो, यदि किसी भिन्न के अंश हर में 2 जोड़ दिया जाए 9/11 हो जाता है। अंश और हर में तीनों में जोड़ दिया जाए 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वहाँ 4 गो ऑप्शन दिया जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो अब देखिए रेशियो का क्वेश्चन आपको है, आप ही के बुक में है कि 2 व्यक्तियों की आय 9:7 में है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 में है। प्रत्येक व्यक्ति का महीना 2000 बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय क्या है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि 2 व्यक्ति के आय का अनुपात 9:x है। 9/7 इसको लिख देंगे, 9x/7x लिख देंगे। आय में से कहता है प्रत्येक का 2000 रुपया बचा लेता है, तो इसे 9 में से 4 घटाएं 5 और 7 में से 3 घटाएं 4। तो एक काम करिए, प्रत्येक 2000 बचा लेता है तो बचत घटा देते हैं, प्रत्येक का 2000 बचत। आय में से बचत घटाएं, आय में से बचत घटाएं, खर्च हुआ और खर्च का रेशियो है 4/3। अब क्रॉस गुना करके x का मान निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगला भी दिया हुआ है जी, दोनों में y लगाने की जरूरत नहीं था, ये ऐसे ही हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये बेहतर तरीके से समझा पाया कि आपको पढ़ना क्या था, कैसे पढ़ना था। इसके लिए हम स्पेशल भी क्लास लेकर आ सकते हैं। अगर आप लोगों की भारी डिमांड होगी कमेंट बॉक्स में मुझे करके जरूर बताइएगा, तो हम इसके लिए स्पेशल क्लास हो सकता है कि ऐप के ऊपर हम लेके आए, क्योंकि ऐप के ऊपर ही ये संभव है कि वो सारी चीज़ें हम करवाएं और आपसे प्रैक्टिस भी करवा लें। बाकी अगर आप कहेंगे यूट्यूब और ऐप पर दोनों जगह जहां आप कहेंगे, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और निश्चित है कि ये मैथ की तैयारी आप कर लोगे, 30 क्लास में आप कर लोगे। 30 क्लास में 15 चैप्टर है, हर चैप्टर को 2-2 दिन बढ़िया से आपको पढ़ना है। अगर मैं 2 घंटा पढ़ाता हूं, 2 घंटा आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, 4 घंटा एक चैप्टर को खत्म करने में लगेगा और निश्चित है कि आप बढ़िया स्कोर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।